अस्सलाम नाज़रीन, आज दोबारा से हम बलोच यकजहती कमेटी के कैंप में मौजूद हैं जो इस्लामाबाद में लगा हुआ है। महारंग बलोच की सरबराही में समीदीन बलोच, सायरा बलोच और दीगर तमाम बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने प्यारे मांग रही हैं इस रियासत से। और आज भी हम वहाँ पर आए हैं, आपकी यहाँ पर जो और कई मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ आई हुई हैं उनकी दर्दनाक दास्तानें आपको सुनवाते हैं कि क्या हमारी रियासत बलूचिस्तान में खेल खेल रही है और उसके बदले में हमारे एंकर्स यहाँ पर आकर क्या खेल खेलते हैं। आपको वो ज़रा एक कंट्रास्ट नज़र आएगा। तो वो आपको मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ की आज भी बात यहाँ पर से सुनवाएंगे और आप सुनिए कि क्या पाकिस्तानी रियासत में खेल खेला जा रहा है बलूचिस्तान में। तो आइए आपकी बात करवाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ डेरा मुराद जमाली से एक लुकमान नामी एक शख्स हैं, वो मेरा नाम है ज़हूर अहमद इनका नाम है। इनके भाई लुकमान हैं जो इनके बड़े भाई हैं, वो डेरा मुराद जमाली से लापता हैं। तो ज़रा इनसे पूछते हैं, आप ज़रा इनकी हालत देखिए, ज़रा मैं आपको ज़रा इनकी हालत भी दिखाई दूँ। ठीक है, ये आप देखिए, ये देखिए, ये माजूर भी हैं, इनके आप देखें कपड़े सब कुछ, और ये इनके भाई भी लापता हैं। और ये वहाँ से डेरा मुराद जमाली से अपने भाई को मांगने इस्लामाबाद आए हैं। इनके भाई की आप ज़रा तस्वीर भी देख लीजिए, ये इनके भाई हैं जो हमारी रियासत में लापता कर रखे हैं। और ये माजूर हैं, ये ज़हूर अहमद, और ये अपना भाई मांगने आए हैं। ज़हूर, कौन है आपके भाई, कहाँ से पकड़ा गया उनको? जी सर, मीर नवाज़ FC चेक पोस्ट पे सुबह गया है, असर की टाइम से निकला है घर से, वो सामान लेने के लिए वापस आ रहा था। मीर नवाज़ FC चेक पोस्ट FC वाले ने रोका है। फिर पीछे से आसमान कलर नील गाड़ी आया था, उनका 5 अफराद सफ़ेद कपड़े से सवार हुए थे, उसने पकड़ कर गाड़ी में डाल दिए। 2D कार था। FC वाले ने पकड़ के एक नामालूम FC के सामने उन्होंने पकड़ा। FC वाले ने कुछ नहीं रोका? नहीं रोका, वैसे गाड़ी को लेकर वो फरार हुए। वो पता नहीं एजेंसी वाले हैं, एजेंसी होते हैं ISI वाले ने पकड़ कर लेके गए। ताल उसका पता नहीं है। मैंने कमीशन में रिपोर्ट मांगी है, मैं फिर भी रिपोर्ट दी है। कताल मेरे भाई का कोई पता नहीं है। मैं माजूर हूँ, मेरे भाई के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे भाई को मैं खुद माजूर हूँ, लेकिन मैं क्या कुछ भी नहीं कर सकता हूँ कि मेरा भाई अब तक लापता है। और 6 साल पूरे हुए हैं, 7वां साल शुरू है, अभी मेरे भाई का कोई पता नहीं चला है। मेरा को ये मुतालबा है कि मेरा भाई को बाजियाब करें और हमारे को ये खुशियाँ दें। और आपका भाई करता क्या था? कोई मजदूरी करता था, कोई जॉब करता था, पढ़ता था, क्या करता था? सर बसगरी करता था, खेती बाड़ी का काम करता था, और कोई बकरी जाता था, और कोई काम नहीं करता था, गरीबी की गुजारा था। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी कौन है आपके घर में कमाने वाला? आपका भाई तो जो खेती बाड़ी करता था वो तो ले गई एजेंसियाँ। कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। मेरा भाई के सिवा मेरा, और मैं अकेला हूँ बिल्कुल। मेरा अब्बू भी, माँ पहले नहीं था, अब्बू भी मेरे के भाई की वजह से परेशान होकर मर गए। अभी तक मैं अकेला रह गया हूँ। मेरे भाई अभी तक लापता है। कुछ पता नहीं है कि मेरे को भाई के हमारे को बाजियाब करें, और मैं माजूर बंदा क्या कर सकता हूँ? नहीं कोई मजदूरी नहीं। देखिए, घर का वाहिद कमाने वाला जी हाँ। वो ये लोग अगवा करके ले गए, लापता कर दिया। बाप इस सदमे में इंतकाल कर गया, और अब ये माजूर भाई वहाँ से ढूंढता ढूंढता आ गए इस्लामाबाद अपने भाई को यहाँ पर मांगने। ना लापता कमीशन ने कुछ दिया इनको, दादरसी की ना किसी ने किया। ये हालत है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप अपना भाई अब किससे मांगते हैं? यहाँ पर आर्मी चीफ़ भी हैं जनरल आसिम मुनीर, यहाँ पर चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान से हैं चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, यहाँ पर जो केयर टेकर वज़ीर आज़म हैं वो भी बलूचिस्तान से हैं, अनवार काकड़। आप किससे अपना भाई मांगते हैं कि वो आपका भाई वापस दिलवाएं? जी, जिस इदारे से ने सबको मैंने FC से और ISI से जो ब्रिगेडियर हैं पूरे अंडर संभालता है, वो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को भाई दे दें जिसके पास है। लेकिन मेरा को भाई के सिवा कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई की कसूर हैं तो मेरे को भाई को अदालत में पेश करें, मैं राज़ी हूँ। लेकिन मेरा भाई का कोई कसूर नहीं है, मेरे को बाजियाब और रिहा करें। लेकिन मेरे गरीबी है, और मेरी गरीबों को मेरी हालत देख लें कि किसी का मेरे भाई का ताल कोई पता नहीं मिल रहा है। 2018 21 फरवरी से अभी तक दिन से लापता है, कोई पता नहीं मिल रहा है।
हमें भाई चाहिए, सिर्फ भाई चाहिए। आपको मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन ये दर्दनाक कहानियाँ हैं। ये है बलूचिस्तान का वो असल चेहरा जो हमें नहीं दिखाने दिया जाता। ना हमारे मीडिया को बलूचिस्तान तक एक्सेस है, ना वहाँ से कोई ख़बर आती है कि वहाँ पर हमारी रियासत क्या कर रही है। और यहाँ पर अगर आएँ तो हम इनको लाठियाँ मारते हैं, क्योंकि हमारी रियासत को असल डर ये है कि जो वो गैर आइनी गैर कानूनी हथकंडे बलूचिस्तान में और गैर इंसानी हथकंडे बलूच बहन भाइयों पर अप्लाई कर रहे हैं, वो कहीं बाकी पाकिस्तान को पता ना चल जाए। तो इसीलिए इनके साथ ये सलूक होता है। लेकिन आपको भी हम और भी बलूच जो मिसिंग पर्सन हैं उनके लवाहिकीन से, उनकी फैमिली से बात करवाते हैं और उनका भी बताते हैं आपको। अभी हमारे साथ एक और बलूच बेटी मौजूद हैं, इनके भी भाई लापता हैं। हम आपको इनकी तस्वीर दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये नवीद बलोच हैं, ये 2015 से लापता हैं और आप अंदाज़ा कीजिए नौजवान हैं। अब इनके लापता हुए 8 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये 9वां साल इनको लापता शुरू हो गया है। ये जबरी गुमशुदा हैं। हम नवीद बलोच की बहन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, बेटा ये कहाँ से लापता हुए और कौन लेके गया? कुछ आपको ये इल्म हुआ था कौन लेके गया इनको? जी, ये मुंगचर बाज़ार के प्रिंस होटल के सामने से गवाहों की चश्मदीद गवाहों की मौजूदगी में 10 मुसल्लह अफराद एफसी और सिविल वर्दी की उसमें मलबूस आ गए और मेरे भाई समेत उसके 3 दोस्तों समेत मेरे भाई को ज़बरदस्ती असलहे के ज़ोर पे गाड़ी में बिठा कर ले गए। और 2015 से ये लोग फिर 2 साथी इनके बाजियाब हो गए, 2 महीने के अंदर घर पहुंच गए। लेकिन मेरे भाई और इसका एक साथी किफ़ायतुल्लाह ताहाल लापता हैं। आज तक इनका कुछ नहीं पता चला। हमने बहुत कोशिश की, हर जगह गए, हर दरवाज़ा खटखटाया कि कहीं से हमें इंसाफ मिले, लेकिन कहीं से भी इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज यहाँ अभी हम इस वक्त यहाँ पर प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। यहाँ हम इंसाफ मांगने के लिए आए हैं, लेकिन नहीं लगता कि यहाँ से भी हमें कोई इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ सिर्फ ताकतवरों के लिए इंसाफ है, कमज़ोरों के लिए, मजलूमों के लिए कोई इंसाफ नहीं है यहाँ। बेटा ये बताएं कि ये जो आपके भाई के 2 दोस्त जो वापस आ गए थे 2 माह बाद, उन्होंने बताया कि उनको कहाँ पर ले जाया गया था और क्या उनकी आपके भाई से भी उनके साथ थे वहाँ पर जहाँ पर उनको रखा गया था? जी नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनको अलग अलग जगहों पर लेकर गए थे और उनकी आंखें बंद करके, उनको काली कोठरियों में बंद करके ऐसे रखा था कि उनको खुद पता नहीं था कि हम कहाँ हैं। उनको धूप तक नज़र नहीं आता था, बस ऐसे ही अंधेरे में रखा था, उनको कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है। तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया, उनको खुद नहीं पता था कि उनको कहाँ लेकर गए, बस ऐसे ही ला के फिर छोड़ दिया कहीं पे। तो आंखें बंद थी उनकी, उनको कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ। अच्छा चलिए, ये तो क्लियर है, आप बता रही हैं वहाँ पे चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं कि एफसी और सादा कपड़ों में एजेंसियों के लोग अगवा करके लेके गए, जबरी लापता किया गैर कानूनी तौर पे। मुझे बताइए, नवीद करते क्या थे? स्टूडेंट थे या कोई जॉब कर रहे थे या कोई कारोबार करते थे, क्या करते थे ये? नहीं, ये मैट्रिक तक इन्होंने वो किया था, लेकिन फिर मैट्रिक के बाद ये स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन अब्बू के साथ ये ज़मींदार, मेरे अब्बू ज़मींदार हैं, तो ये ज़मींदारी निभाते थे। अब्बू के साथ ज़मींदारी में उनका हाथ बटाते थे, बस और कोई वो नहीं था। अब घर में नवीद के बाद कौन कौन है जो नवीद का मुंतज़िर है? घर में सब ऑब्वियसली सब मुंतज़िर हैं। मेरी माँ सबसे ज़्यादा, मेरे बाप मेरी माँ मुंतज़िर हैं मेरे भाई के। मेरी माँ बहुत ज़्यादा, हर हमारे मतलब हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है ना। हमारी ईद जैसी होती है ना, कोई खुशी हमें खुशी उस बिल्कुल नहीं होती खुशी। किसी खुशी के मौके पर मेरी माँ की आंखें दरवाजे पर होती हैं कि अभी मेरा बेटा आएगा। ईद पे सुबह तक मेरी माँ जागती है कि शायद उसको छोड़ दें और वो इस ईद में हमारे साथ हो, लेकिन सुबह फिर वही मायूसी छाई होती है पूरे घर में कि नहीं है, बस नहीं आया, इस दफ़ा भी नहीं आया। कई ईदें गुजर गई, मेरी माँ बीमार हो गई हैं अभी इस गम में कि बेटा आएगा या नहीं आएगा, किस हाल में है, कहाँ है। तो बस हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। इंसाफ मांगने आए हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं लग रहा, नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। आपको बेटे उस दिन पहली रात आप भी थी उसमें वहाँ से आते हुए, और क्या आप पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आपको भी गिरफ्तार किया था? जी बिल्कुल, हम सब थे। पुलिस ने बहुत तशद्दुद किया, बहुत जुल्म किया हमारे साथ। इसकी जितनी मजम्मत करें हम कम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो ताकतवर हैं, हम मजलूम हैं, हमारी कोई नहीं सुनता और उनको रिलीफ मिल जाती है, कुछ नहीं कर सकते हम। शुक्रिया बेटे।
آپ نے سنی نوید بلوچ کی جو لاپتہ ہیں ان کی بہن کی باتیں، یہ بھی اپنا بھائی مانگنے آئی تھی اور پولیس نے ان پر بھی تشدد کیا، یہ ہے ہمارا جواب۔ اور جو ایک اور دردناک بات ہے کہ نوید بلوچ کی والدہ گھر میں بیٹے کے انتظار کرتے کرتے اب بیمار ہوئی ہیں، لیکن کسی کو اس ریاست میں شرم نہیں ہے۔ اور جو اس بچی نے ایک جملہ کہا وہ بڑا تکلیف دہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تو آئے تھے لیکن ہم مظلوم ہیں، یہ طاقتور لوگ ہیں تو ان کو ہر جگہ سے ریلیف مل جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ پاکستان کی عدالتوں کے لیے شرم کا مقام ہونا چاہیے کہ پولیس تشدد کرے، ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں اور ہماری عدالتیں ان مظلوموں کو انصاف بھی نہ دلوا سکیں۔ ہم ابھی آپ کی اور بھی یہاں پر لوگوں سے بات کرواتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک اور بچی موجود ہیں، یہ بھی خضدار سے آئی ہیں، ان کے بھی بھائی لاپتہ ہیں۔ ہم ذرا ان کے بھائی کی آپ کو پکچر دکھا دیں، یہ لاپتہ ہیں اور یہ ہماری قابل فخر ریاستی ایجنسیوں کے پاس ہی ہیں۔ تو آپ بیٹا بتائیں گے آپ کون، آپ کے بھائی کا نام کیا ہے، کہاں سے لے کر گئے اور کس سن میں لے کے گئے ان کو، کتنا عرصہ ہو گیا ان کو لاپتہ ہوئے؟ میرے بھائی کا نام زاہد بلوچ ہے، جو کہ 18 مارچ 2014 کو کوئٹہ میں سیٹلائٹ ٹاؤن سے اپنے دوستوں کے ساتھ زبردستی مطلب جو ایجنسی والے وہ انہیں لے کے گئے ہیں اور اب تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو پتہ چلا تھا کون تھا، کتنے لوگ تھے، وردی میں تھے، نئی وردی میں تھے، کس طرح کی گاڑی میں وہ ان کو لے کر گئے، اور اکیلے ان کو لے کر گئے یا ان کے دوستوں کو بھی لے کر گئے تھے؟ نہیں، میرے بھائی کے لاپتہ ہونے کے جو آئی وٹنسز وہ بھی موجود ہے اور میرے بھائی کو اس کے دوستوں سمیت لے کے گئے تھے، اس کا ایک دوست بھی ابھی تک لاپتہ تھے ہے۔ کون جو لے کر گئے؟ کچھ ایجنسی والے، سب کو پتہ ہے وہ کون ہو سکتے ہیں، ایجنسی والے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ دوستوں کو بھی لے گئے، دوست بھی لاپتہ ہیں یا دوست واپس آ گئے بعد میں ان کے؟ نہیں، ان کا ایک دوست ابھی تک لاپتہ ہے، اس کا نام بھی ایک ابھی تک لاپتہ جی ہے، باقی واپس آ گئے؟ جی۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ ان کو کون لے کر گیا تھا، کس جگہ پر لے کر گیا تھا، یا وہ آپ کے بھائی سے ملے وہاں پر جب وہ لاپتہ ہوئے اس دوران ان کی حراست میں ان کی ملاقات ہوئی آپ کے بھائی سے بھی؟ اس ٹائم میں اسکول میں تھی، اتنی زیادہ میرے ساتھ اس بارے میں بات نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ آئے تھے، گھر والوں کی فیملی کی ان سے بات ہوئی تھی۔ تو اب آپ یہاں پر آئی ہیں، اب گھر میں کون کون آپ کے بھائی کا منتظر ہے اور آپ کے بھائی کرتے کیا تھے؟ میرے ابو جو کہ 2020 میں میرے بھائی کا انتظار کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ بھائی کا انتظار کرتے کرتے؟ جی، میری امی بیمار ہے اور میری بابی ہے اور میرے بھائی کا ایک بیٹا ہے کمبر، وہ 8 سالوں کا ہے، اور یہی ہم انتظار کر رہے 8-9 سالوں سے اپنے بھائی کا۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے بھائی کے لیے مطلب کہ جتنے بھی اقام بالا تک ہم نے اپنی فریاد پہنچائی۔ میرے بھائی کے جو دوست ہیں انہوں نے میرے بھائی کے لیے ہنگر اسٹرائک بھی کی تھی، جو کہ 48 ڈیز کا تھا، اور حکومت کی طرف سے انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ مسئلہ حل ہوگا، پر ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے۔ حکومت نے یقین دہانی بھی کرائی کہ بھائی واپس آئے گا لیکن نہیں آیا؟ میرے بھائی کے کیس کو لے کے انٹرنیشنلی بھی جتنے ادارے تھے وہاں تک بھی ہم نے اپنی بات پہنچائی، پر پھر بھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ آپ اپنا بھائی اب کس سے مانگتی ہیں؟ اس ملک میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب، ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، جو ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں، اور اس وقت میں آرمی چیف بھی ہیں جنرل عاصم منیر، آپ کن سے اپنا بھائی مانگتی ہیں؟ ہم مانگتے تک گئے ہیں، جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں 9 سالوں سے ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم ہر دروازہ ہم نے کٹایا ہے، چاہے وہ بلوچستان کے ہو یا نہ ہو، یہی تو ہے، پالیسیز تو ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم یہاں آئے ہیں کیونکہ یہاں بہت سے لوگ تھے، بلوچستان میں ہماری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا، ہم اپنی فریاد بھی انہیں تک پہنچاتے تھے۔ آج ہم یہاں آئے ہیں کہ یہ پاکستان کا کیپٹل ہے، شاید یہاں حالات کچھ اور ہو، شاید یہاں ایسے لوگ، ایسے صحافی موجود ہو جن کو وہاں آنے میں مسئلہ ہو، وہ یہاں ہماری بات سن لیں۔ اور جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے یا چیف جسٹس ہے یا جو کچھ بھی ہے، ان کو پتہ ہے ان مسئلوں کا، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 2-3 دنوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 50 خاندانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلوچستان کے ہر گھر میں ایک بندہ لاپتہ ہے، اور ان وزیر اعظموں کو، ان سب کو پتہ ہے کہ کون لے کے گئے ہیں، کیوں لے کے گئے ہیں، اور پھر بھی ہمیں کچھ نہیں بتاتے ہیں۔ تو دوبارہ ہم یہیں پہ آئے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ شاید ہمیں سن لیں۔ بہت شکریہ بیٹے، میں ان سے دوسرے سے پوچھتا ہوں، آپ کو سے ایک بات ہے، اس بچی نے ایک بڑی بات کی ہے جو سوچنے والی ہے، انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر اس لیے آئی ہوں کہ ہو سکتا ہے یہاں پر صحافی ہوں جو بلوچستان نہیں آ سکتے تو وہ یہاں پر ہماری بات سن لیں، لیکن یہاں پر بھی بعض سدھائے ہوئے
جو اسٹیبلشمنٹ کے اینکرز ہیں انہوں نے آ کے الٹا انہی پر چیخو پکار کر کے اپنے شو ریکارڈ کیے. تو کتنی شرمناک بات ہے کہ یہ جہاں پر اپنی تکلیفیں لے کے آئے اور ہم الٹا انہی سے سوالات کرتے رہے, ان کو گرل کرتے رہے. آپ کہاں سے آئی ہیں؟ کون ہیں یہ جو لاپتہ؟ کوئٹہ سے. جی یہ کون ہیں جو لاپتہ ہیں؟ یہ مہر گل مری, یہ کیا لگتے ہیں آپ کے؟ میرے بھائی ہے. آپ کے بھائی ہیں. کب سے لاپتہ ہیں؟ بات کرو. یہ جو ہے نا 2015 سے لاپتہ ہیں. ہمارے چاچا ہیں ٹھیک ہے. اور ایگریکلچر انجینئر تھے اور 18 گریڈ کے آفیسر تھے. اوکے. وہ سرکاری ملازم تھے 18 گریڈ کے, اور کب سے لاپتہ ہیں؟ 2015 سے. 9 سال سے 18ویں گریڈ کا سرکاری ملازم بھی لاپتہ ہے. جرم میرے خیال میں ان کا مری ہونا ہے. جی 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 بالکل سر. جو وہ ڈپٹی ڈائریکٹر آف ایگریکلچر تھے, ڈیرہ بگٹی میں کام کر رہے تھے, اور وہ حج پہ جا رہے تھے اور کوئٹہ آئے تھے, تو انہیں جو ہے نا وہ لاپتہ کر دیا گیا تھا. تو ان کا جرم یہ تھا کہ وہ سرکاری ملازم تھے, سرکار کے جو ہے نا ان سے تنخواہ لیتے تھے. اگر ان کا کوئی جرم وغیرہ ہوتا تو وہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی جرم تھا ہی نہیں. ان کا آپ خود سوچیں سر, جو آپ کا ملازم ہو, آپ سے پیسے لے رہا ہو, آپ ان کا جو ہے نا ریکارڈ چیک کریں, وہ ان کے پورے ریکارڈ میں کوئی ایک چھٹی بھی نہیں ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے ان کو اغوا کیا گیا, اور آپ لوگوں کو کچھ علم پڑا کہ کس نے اغوا کیا, کون آیا تھا جو ان کو لے کے گیا, کیسے کچھ علم پڑا؟ جی سر بالکل. جو ہے نا ان کو سریاب روڈ سے اغوا کیا گیا تھا. تو ہم نے جو ہے نا وہاں پہ ایک کیس کیا تھا, تو کورٹ نے ان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیے تھے. اور یہ پتہ چلا سریاب روڈ سے کون لے کے گیا؟ یہ کوئٹہ کی سریاب روڈ ہے نا, کون لے کے؟ جی جی بالکل. ان کو کورٹ نے یہی کہا تھا کہ انہیں ایم آئی اور آئی ایس آئی اور ایف سی والوں نے ہی ان کو وہ کیا تھا. جی سر. جی سر. ٹھیک ہے. اور کورٹ کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے باوجود کیا جواب دیا ان اداروں نے؟ سر کوئی میں سمجھتا ہوں ادھر جو ہے نا کورٹ کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. کورٹ کے آرڈر جو ہے نا ان کے لاپتہ ہونے کے 3 یا 4 سال بعد جاری ہوئے تھے, اور آج جو ہے نا 9واں سال ان کو جاری ہے. آج تک ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. اور کورٹ نے کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ بھی نہیں کی ان اداروں کو؟ نہیں سر. ان کے بعد کورٹ کا بھی جو ہے نا ہم سے کوئی رابطہ وغیرہ نہیں تھا. پروڈکشن آرڈر جاری کر کے کورٹ بھی چپ ہو گئی, اور ہمیں بھی کچھ نیا کچھ بتایا نہیں گیا, اور وہ تال لاپتہ ہیں. اور ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے, کوئی آپ کو نام یاد ہے کون سے جج صاحب نے یہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا؟ نہیں سر. یہ وہ مسنگ پرسن کے کمیشن میں ہمارا جو کیس تھا. جسٹس جاوید اقبال تو نہیں تھا؟ جی جسٹس جاوید اقبال تھا. جی بالکل بالکل. انہوں نے جاری کیا تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہیں جو ہے نا جلدی سے جلدی بازیاب کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں منظر عام پہ لائیں. اگر وہ نہیں بھی ہیں یا کہیں پہ جو ہے نا آپ ہمیں کائنڈلی بتا دیں, تاکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پنجابی مزدوروں کے وہ کریں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہمارا دکھ ان سے زیادہ ہے. اللہ ان کے لوگوں کو جنت نصیب کرے, لیکن ہمارا دکھ ان سے زیادہ ہے. انہیں پتہ تو ہے کہ ہمارے جو اپنے وہ بازیاب اب نہیں آ سکتے واپس, لیکن ہم اس درد میں جی رہے ہیں کہ پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے, زندہ ہیں نہیں ہیں. اسی بات سے سر. بہت شکریہ. آپ نے اس بچے کی اور ان خاتون کی بات سنی, کتنی تکلیف دہ ہے. وہ کہنا اچھا ہمیں بتا دے کہاں پر ہے, ہمیں پتہ چل جائے. اگر انہوں نے نہیں آنا تو بھی ہمیں پتہ چل جائے اگر آپ نے ان کے ساتھ کچھ کر دیا ہوا ہے. یہ ہے وہ دکھ, اور یہ وہ مانگ رہے ہیں. اور آپ سنیے ہماری عدالتوں کی حالت, کہ وہ پروڈکشن آرڈر دے کے سو گئیں. نہیں ایم آئی ایس آئی ایف سی نے بوٹ کی نوک پہ ان کے آرڈر کو لکھا, تو انہوں نے بھی کوئی توہین عدالت کا ان کو نوٹس دینے کی جرت ہی نہیں کی. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, یہیں سے آپ کو بتاتے رہیں گے. ابھی ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان موجود ہیں. یہ بچے ہی آپ کہہ لیں ان کو بھی, اور ان کے والد بھی 2013 سے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر اس نوجوان کی, جو 2013 سے لاپتہ ہیں. اب تو معلوم نہیں جس حالت میں ان کو رکھا ہوگا یہ نوجوان بھی بیچارے لگتے ہوں گے کہ نہیں. تو ان کا نام ہے جان محمد, اور یہ تربت سے ان کو لاپتہ کیا گیا ہے. جان محمد بلوچ ان کا نام ہے. 2013 سے لاپتہ ہیں, مارچ 2013 سے. کس نے لاپتہ کیا, کچھ پتہ چلا تھا آپ کو بیٹا؟ جی میرا نام میران ہے, میں جان محمد کا بیٹا ہوں. اس وقت میرا عمر تقریباً 10 سال تھا, تو میرے والد کو گرفتار کیا انہوں نے. نادر آفس ہے جو نادر آفس کے سامنے وہ چوکی ایف سی کا, ادھر میرے والد کو بلا کر پھر انہوں نے کیمپ میں بھیجا. تو ہم کیمپ گئے, تو پہلے انہوں نے نہیں مانا کہ ہمارے پاس ایسے بندے نہیں ہیں. پھر ہم نے وہاں بیٹھے, دھرنا دیا چھوٹا سا, میرے فیملی وہاں تھا, تو ہم بیٹھے وہاں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہے, ہم آپ کو شام تک واپس کریں گے, ہم شام تک انتظامیہ کو دیں گے. وہی شام ہوا, ہم انتظار میں رہ گئے کہ ہمارا والد آئے گا. یہ میری چھوٹی بہن ہے, اس وقت اس کی عمر تقریباً 2 سال تھی. اب وہ پوچھتی رہتی ہے میرا والد کب آئے گا. تو
11 सालों से हमें कुछ नहीं पता कि वो किस हाल में, पता नहीं ये पता चला था वहाँ से गिरफ्तार किसने किया था, कौन थे, एफसी थे क्या? जी एफसी वाले थे, वो एफसी का कैंप है ना हमारे बुलेदा में, वो एफसी के कैंप के तकरीबन बहुत करीब 800 मीटर 500 मीटर दूरी तक ना। और ये एफसी वालों ने ही कहा था कि आपके हम हवाले कर देंगे जल्दी? एफसी वालों ने कहा था कि हम, यानी वहाँ पे लेविस था उस वक्त, अभी पुलिस है वहाँ पे लेविस था, उन्होंने कहा कि हम लेविस के हवाले कर देंगे, आप जाएं शाम तक हम उसको देंगे। मतलब उन्होंने माना कि एफसी वालों ने कि वो उनकी हिरासत में है, और उन्होंने कहा कि हम शाम तक लेविस के हवाले कर देंगे, वो घर आ जाएंगे, आप चले जाएं यहाँ से। और उसके बाद फिर 11 साल हो गए, वो शाम नहीं है। फिर सर हमने जो अभी कमीशन हुए थे, हमने FIR भी दर्ज करवाई। कोयटा में जो कमीशन चल रहे थे लापता अफराद के हवाले से, मेरे अंकल जो हैं उन्होंने 3 कमीशन कोयटा में लगाए और 2 तुरबत में लगाए। वहाँ जाते हैं फिर कहते हैं किसने उठाया, कहाँ से उठाया, यही पूछते रहते हैं, बस कोई लायामल आगे नहीं। और गवाहियाँ भी हमने दी हैं, जो लोग वहाँ बैठे थे उन्होंने देखा कि एफसी वाले ने उनको बुलाया, उनको वहीं चौकी पे बुलाया, तकरीबन 5-6 मिनट बात की उनसे, फिर उनको लापता किया गया। ठीक है, हम आपको अब सुन रहे हैं किस किस्म की तकलीफ़ दे कहानियाँ हैं, उठाते हैं हमारे मुसल्ला इदारे इन लोगों को और मानते हैं कि हमारी हिरासत में है, दे देंगे, और फिर 11 साल ये बच्चे भटकते हैं। 10 साल का था तब ये बच्चा, और आज ये अपने बाप को ढूंढते ढूंढते, ये छोटी बहन 2 साल की थी, वो भी अपने बाप का बार बार पूछती है कहाँ पर है, किसी में कुछ शर्म नहीं है। तो हमको अपडेट करते रहेंगे। आप भी बात करेंगे। सॉरी, आप कहाँ से हैं, कौन है आपके लापता, ज़रा दिखाएंगे। ये आप देखिए, ये इनके कौन लापता हैं, ये भी 2013 से लापता हैं, और इनका नाम है मोहम्मद याकूब बलोच। ये कहाँ से लापता हैं क्या? मेरा नाम मुबशर है, मेरा वालिद साहब का नाम मोहम्मद याकूब, जो कि 5 जुलाई 2013 से जब हम लोग हबचुकी से आ रहे थे तो हम लोग को लसबेला विंदर नाकाकाड़ी मोड़ में हम लोग को पुलिस वालों ने रुकवाया था, जो कि यूनिफॉर्म में थे, यूनिफॉर्म में रुकवाया था। और फिर MI वाले आ गए और हमारे फैमिली के ऊपर तशद्दुद की, हमारे ऊपर फायरिंग की, जो कि एफसी के कैंप हमारे सामने भी था, उन लोगों ने कोई हमारी मदद नहीं की। तो मेरे अब्बू जान को ज़बरदस्ती उठाकर उसको गाड़ी में बिठाकर उसको ले गए। और उसके बाद आपने किसी से रब्ता किया, कोई आप लोगों को तसल्ली दी गई कि आ जाएंगे, बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ? हाँ, हमें तो तसल्लियाँ बहुत मिल गई। जो उसी टाइम हमारे अब्बू जान को ले गए थे तो हमने RCD रोड नहीं है जो हबचुकी से कराची तक आता है, वो कोयटा की तरफ आता है, तो इस्लामाबाद की, जो हमने वो रोड आधे घंटे के लिए बंद की। जो विंदर का SHO था वो आ गए, और हम लोगों ने उसी टाइम FIR भी दर्ज करवाई थी। तो फिर हमें उम्मीदें बहुत मिल गई। जो कोयटा में कमीशन लगवाए थे तो हमें कहा कि इस दिन लाएंगे उस दिन लाएंगे, अभी 10 साल हो रहे हैं, कोई उसका आता पता नहीं कि ज़िंदा है या उसको शहीद किया है। हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि घर में कौन कौन इनका मुंतज़िर है? घर में सिर्फ मेरा बड़े भाई, हम लोग 6 भाई हैं, एक बड़ा है, सिर्फ अब्बू था और अम्मी भी है, बहन भी 2 भी है। वो सब इंतज़ार करते हाँ, हैं, सब पूछते हैं वालिद का। हाँ, वालिद, और एक छोटी भी बहन है, वालिद का पूछता है कि अब्बू कब आएगा, अब्बू कब आएगा। हम कहते उसको तसल्लियाँ दे रहे हैं कि आएगा, ज़रूर एक दिन आएगा, अल्लाह पाक उसको लाएगा। आपके कौन लापता हैं और कहाँ से लापता हैं? मेरे अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अजीब बात कर रहा हूँ। मेरा भाई गुलाम फारूक 2015 से लापता है। और कौन लेकर गया था इनको? इनको रेंजर ने उठाया गया था और उनके 4 साथी वो खोल गए। मेरे भाई अभी तक लापता है। तो फिर कुछ पता नहीं? कुछ नहीं पता है, क्योंकि GIT भी वैसे ही हम लोगों को बुलाते थे, लेकिन उधर भी ड्रामा कर रहे थे, ये वो है गवाह लाओ। गवाह जिस वक्त जो मिसिंग पर्सन थे, लापता थे, उसने गवाही दी है कि भाई मुझे नहीं उठाया गया है। लेकिन मेरे अम्मी भी फौत हो गए, मेरे अब्बू भी फौत हो गए, अपने बेटे का इंतज़ार करते करते दुनिया से चल बसे। आपके कौन ये लापता हैं? ये कामरान फरीद बलोच। कामरान फरीद बलोच मेरे भाई है। कहाँ से लापता किया और किसने किया? पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इसको मेन गेट पे आया तो सिविल ड्रेस में गाड़ी आया, इसको उठा के लेके जा रहे थे। फिर अचानक एक पठान ने वीडियो किया, तो पहले मानते भी नहीं थे कि हमारे पास नहीं है। फिर आधा तकरीबन 12 बजे उठाया, रात को 7 बजे इसका FIR किया, फिर उसको जेल में दिया मंशियात के केस में, 1300 ग्राम के केस में।
1300 ग्राम इस पर डाल दी मनशियात। डाल दिया है। उसकी जेब में तो इतना 1300 ग्राम जेब में जगह करेगा। और आप अंदाज़ा कीजिए अगर वो मनशियात फरोश थे तो पहले मान रहे क्यों नहीं थे कि हमारे पास है, सादा कपड़ों में उठा के क्यों देखे गए? ठीक है, और फिर जब दबाव आया, वीडियो मंजर आम पर आ गई तो फिर मनशियात में डाल के जेल में दे दिया। ये आप अंदाज़ा कीजिए, ये तो हालात हैं। आपके कौन हैं जो लापता हैं? ये जो तस्वीर है सुहेल बलोच, ये मेरे कज़न हैं। सुहेल बलोच को 2 साल पहले 2021 में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से लापता किया गया था। ये इशू जैसे कि आप लोगों को पता है ये बहुत हाईलाइट हो गया। उसके बाद CM बलूचिस्तान कुदूस बिजंजो ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी। उसके सरबराह सरदार अब्दुर्रहमान केतरान रहे। हमारे साथ और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ मुज़ाकरात तय पाए गए। उन्होंने सरदार अब्दुर्रहमान ने ये कहा कि हम बच्चों तक पहुंच चुके कि किन अदारों के पास है, सिर्फ आप हमें 15 दिन का टाइम दे दीजिए कि ताकि हम बच्चों को रिहा करें। लेकिन सुहेल बलोच ताहाल बाजियाब न हो सके। सुहेल बलोच को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से ही लापता किया गया था। तालीमी अदारों के से बच्चों को उठाना और मिसिंग करना, ये बलूचिस्तान में इंसानी बहरान तो पैदा हो चुकी है, अब तालीमी बहरान पैदा हो रही है। हमारे फैमिलीज़ में अब ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये तालीम हासिल करने का ये रिवाज अब बमुश्किल से आया था, अब वापस ख़त्म होने जा रहा है। हमारे बच्चों को हम अब मदरसों में या कि उन्हें कोई गैराज में दाखिल करने जाते हैं, लेकिन तालीम बलूचिस्तान के बलोच नौजवानों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रही है। ये सबसे बड़ा अलमिया है। आपने सुना है कि अब यूनिवर्सिटियों से जब आप हॉस्टलों से बच्चे उठाने लग जाएंगे तो उनके वालिदैन अब अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते कि वो क्या तालीम दिलवाएं वहाँ से, तो उनका बच्चा ही उठाया जाता है। तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक बलोच पूरी नस्ल को तालीम से भी दूर कर रही है इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके। हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे इस कैंप के हालात से। कल दोबारा आएंगे, बताएंगे यहाँ पर क्या चल रहा है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।